हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड एज यू नो वेरी वेल दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिया था, उनका नाम ही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा। एंड व्हाट इट स्टेट्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमने पहले भी देखा है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। that every object in universe attracts every other object of universe। कोई भी किसी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता? बिकॉज दैट अट्रैक्शन इज वेरी लेस। आप बोलोगे सर मुझे मेरी पेन क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रही, अभी मैं मोबाइल में से जो देख रहा वो मोबाइल मुझे क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि बहुत लेस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करता है, इसीलिए। ठीक है, बड़े बड़े मासों में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है? सन। आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। ऐसे with a mutual gravitational force। this force is proportional to, ठीक है, ये फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर having mass m1 and m2 and distance between them is the r, then what you can say, the force is proportional to their product and inversely proportional to their distance, square of the distance. Okay, that's why this law is also known as the इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसलिए इस लॉ का नाम दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है बच्चों? इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, F is equals to G m1 m2 upon r square. And what is G? That also we have discussed, that G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों इसकी वैलिडिटी सारे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ, ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, कितनी है? 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ओके, पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? तो देखो, इस जी को सब्जेक्ट बनाओ, क्या मिलेगा आपको? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एफ? Dimensional formula for the f is m1 l1 t minus 2. What is dimensional formula for r square? L2, and here m2. So what answer you will get? m minus 1 l3 t minus 2. Okay, clear? अभी देखो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के थोड़े से फीचर मैंने लिख के रखे हैं। देखो ऐसी चीज मैंने लिख के रखी है जो आप पहले से जानते हैं। कैसा फोर्स है बच्चों? ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों का सेंटर सोचो कि यहाँ पर डिफाइंड है। ओके, देन आप उन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये फोर्स, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन। और दूसरा वाला पहले वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऐसे कहीं नहीं लगा देगा, ऐसे उसको धक्का नहीं देगा। ठीक है, इसी लाइन ज्वाइन में लगा देगा, इसलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आप जानते हो। और ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, हमने पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम मीन्स व्हाट? that either you place two object in the water, in the air, or in any other medium, if their mass remain as it is and if the distance between them remain as it is, then the force between them will not get changed. Okay, it does not have any type of relation with the medium, and it is a long range force. You know that this force is acting between sun and earth, sun and Pluto. Okay, between one galaxy and another galaxy also, means what? That it is a long range force and valid for point mass only. पॉइंट मास मतलब के इतना मास। आप बोलोगे सर हमारे ऊपर तो लगता है, हाँ सही बात है, लेकिन वहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो फोर्स है वो बहुत एक्यूरेटली अगर आपको मेजर करना है तो वो पॉइंट मास पे लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या? this force this force is experienced mostly by heavy body। आप हेवी बॉडी नहीं हो बच्चों,
आपका मास 500 किलोग्राम है फिर भी आप हेवी बॉडी नहीं हो, आपका मास 1000 किलोग्राम है फिर भी आप इतनी हेवी बॉडी नहीं हो। हेवी बॉडी किसे कहते हैं? अर्थ को कहते हैं। अर्थ का मास पता है कितना है? मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना ज्यादा अगर आपका मास है तो आप हेवी बॉडी कहलाते हो। आप बोलोगे सर हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हमें फील होता है। हाँ सही बात है, हमारे ऊपर लगता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 2। ओके, if it is asked and what is distance between them are, suppose this is the m1 and this is the m2, and let us consider that m1 is much less than m2. Okay, but suppose if it is asked find f12 and f21। ठीक है, f12 एंड f21 देखो ऊपर बाहर नहीं लिखा है, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड की अभी चिंता करने की, सॉरी डायरेक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो F12 का मतलब क्या होता है पहले आप देख लीजिए। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय ऑब्जेक्ट 2। फोर्स ऑन, देखो आप ऑन बाय याद रखो, कैसी बाय? ऑन बाय। ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय ऑब्जेक्ट 2। किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। Okay, and in the same sense, if it is asked F21, sorry F21, तो 21 का मतलब क्या है? Force on object 2 by object 1, force on object 2 by object 1। ठीक है, अगर मैं F12 सॉल्व करना चाहूँ, F12 चलिए सॉल्व करते हैं। So G first mass, second mass, and what is distance between them are, so square, so f12 is equals to g m1 m2 upon r square। ओके, चलिए मैं f21 सॉल्व करना चाहता हूँ। f21, तो f21 क्या आएगा? देखिए g पहला मास m1 दूसरा मास m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो दोनों फोर्स कैसे आए? सेम। therefore what we can say, F12 is equals to F21। क्या बोल सकते हैं हम? F12 is equals to F21। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स कैसे है? सेम है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। ठीक है, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं F। तो आप बोलोगे हाँ सर आप तो बोल रहे थे कि हेवी ऑब्जेक्ट में लगता है ऐसा है और ऐसा, मतलब कि हम इतना फील नहीं करते। और एक बात और है कि हाँ अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, जितना हमारे ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, बच्चों में क्या बोलो आपको, हम भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर हम अर्थ की ओर जाते हैं, अर्थ हमारे ऊपर क्यों नहीं आती? तो देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड acceleration of both object, find acceleration of both object in above question, in above question। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। So what is formula for the acceleration? Acceleration is equals to force upon mass। ओके, किसी भी बॉडी का अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है और उस बॉडी का मास चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन 1 चाहिए, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन नंबर 1? एक्सेलरेशन 1 इज द टोटल फोर्स अपॉन m1। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन 2? एक्सेलरेशन 2 इज f अपॉन m2। अभी अच्छी तरीके से देखिए, m1 और m2 डिनोमिनेटर में है। So now it is given that m1 is much less than m2। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर m1 है वो डिनोमिनेटर में है और वो बहुत छोटा है। So what we can say, therefore a1 is much greater than a2। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा कंसीडर करें, अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि ये हमारा मास है m और ये है अर्थ, क्या है? अर्थ, जिसका मास है m, तो हम ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे, अर्थ कम एक्सेलरेट होगी। ठीक है, एक बात और, चलिए एक चीज और, आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में तो पढ़ा होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में
अभी सोचिए कि दो ऑब्जेक्ट है M1 M2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R। ओके, चलिए अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम, is acting between them. Find acceleration of their CM में क्या करना है? उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, चलिए अभी एक्सेलरेशन ऑफ CM का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो क्या होगा? M1A1 बार प्लस M2A2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अच्छा, मैं वो वेक्टर वाला अभी डिराइव नहीं किया, लेकिन मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ बच्चों कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको अगर आप F बोल रहे हो तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको आपको माइनस F बोलना चाहिए। F बार बोल रहे हो तो माइनस F बार। क्यों? बिकॉज इट इज एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप ऐसा सोचो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक को अगर आप F बार ले रहे हो तो दूसरे को आपको क्या लेना चाहिए? माइनस F बार। तो इसका मतलब एक का एक्सेलरेशन a है तो दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? माइनस ए। ऐसा नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। m1 पहले का एक्सेलरेशन क्या था? तो वो था फोर्स अपॉन क्या था? मास था। अच्छा, क्या मैं F अपॉन ऐसा ले लूं? लेकिन ऐसा नहीं ले सकते। चलिए एक काम करते हैं, मैं साइड में पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। F अपॉन m था ना, तो M1, तो F कितना था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू M1। ये एग्जाम्पल बच्चों मैं ऐसे फोकट में नहीं करवा रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं ना, उसमें भी आपको बहुत काम में आएगा। तो ये Gm2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ बच्चा Gm2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस M2। यहाँ पर A2 अगर हम निकालें तो A2 इज इक्वल्स टू माइनस F अपॉन M2, मतलब कि माइनस Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर M2 कर दो तो M2 कैंसल। सो व्हाट आंसर वी गॉट? माइनस Gm1 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 plus M2. So what will be the answer, students? Please tell me. Here your answer will be Gm1 M2 upon R square minus Gm1 M2 upon R square divided by M1 plus M2. So what is the answer? Answer is the 0 meter per second square. Okay, so write one very important statement. देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो पहला था वो तो इंट्रोडक्टरी तो हमने पढ़ लिया, अभी हमें थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे, इसलिए हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या? दैट व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ, अच्छा क्या सोच रहे हो आप, इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, एक्टिंग ऑन सिस्टम मतलब कि एक दूसरे पे लगा रहे ऐसा, ठीक है। देन their CM will remain unaccelerated, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करे, अगर वो स्टेडी है तो वो स्टेडी रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? चलिए एक एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ये मास है, इसका मास चलो ले लो 10 किलोग्राम। कितना ले लो? 10 किलोग्राम। और ये मास है, चलो इसका मास ले लो 20 किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए अभी ये आगे आया 2 मीटर। कितने आगे आया? 2 मीटर। तो ये कितना आगे आएगा? ठीक है, सिंपल, ये आपको फाइंड करना है।
एक सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, इनिशियली दे वर स्टेडी, और ये कितना आगे आया 2 मीटर, तो ये कितना आगे आएगा ये आपको फाइंड करना है। स्टेडी मतलब कि सॉरी, वो इनिशियली स्टेडी बोलो या कुछ वेलोसिटी उनको मिल गई, फोर्स की वजह से वो दोनों आगे आए, तो ये 2 मीटर आगे आया, तो ये कितना आगे आना चाहिए, बार बार मैं पूछ रहा हूँ। सो व्हाट शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी योर आंसर? देखिए 10 × 2 इज इक्वल्स टू, ये है समथिंग x, आप बोल सकते हो x × 20, so what you can say 20 is equals to 20x, therefore x is equals to 1, कहने का मतलब ये 1 आगे आएगा। ठीक है, कैसे पता चला बच्चों, उसके जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही रहनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज रिमेन अनएक्सेलरेटेड, तो इसका मतलब पहले ने 10 और उसकी वेलोसिटी 2 मान लो, 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड की अगर हम बात सोचे तो -20 और x डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। समझ में आया? अब कोई भी मास दिया हो, कोई भी वेलोसिटी आपको एक की दी हो, तो दूसरे की आप फाइंड कर सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए अभी हम ग्रेविटेशन का एक सम और करते हैं। क्या सम करते हैं? देखिए ये ऑब्जेक्ट है मास m, ये ऑब्जेक्ट है इसका मास है m, ठीक है, ये मास m जो था और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है r, ठीक है। अब ये मास जो है m से क्या हो गया 2m, और ये भी m से क्या हो गया 2m, और ये डिस्टेंस भी r से क्या हो गया 2r, ओके। इफ फोर्स बिटवीन them initially, if force between them initially is F, find new force। बहुत अच्छे अच्छे सम चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड न्यू फोर्स, तो इनिशियली कितना था, F इज इक्वल्स टू Gm² अपॉन R², ओके। नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू G, 2m × 2m, क्या बात है, तो मतलब कि 4m², और नीचे 2r का स्क्वायर मतलब कि 4r², तो ये कट हो गया, सो इट इज इक्वल्स टू F डैश इज इक्वल्स टू F। समझ में आया? फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों इस तरह मतलब कि अगर फोर्स में कोई चेंज आता है तो कैसे सॉल्व करना है इजीली, आई थिंक यू कैन सी हियर। देखो एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको, ऐसा अगर आपको पता चले, ये 3m हो गया और ये दूसरा मास जो है वो हो गया m/2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हो गया 1.5r, ठीक है। सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? तो इनिशियल फोर्स तो आप क्या ले लोगे, Gm² अपॉन R²। अभी न्यू फोर्स, तो G पहले का मास 3m हो गया, तो यहाँ पर क्या रखोगे 3m रखोगे। दूसरे का मास m/2 हो गया, ओके, आप क्या रखोगे m/2, और नीचे ये 1.5r है, तो इसका मतलब बच्चों ये 3/2r है, तो उसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर। चलो करो, तो ऊपर क्या होगा देखिए एफ डैश, इसको एफ डैश ले लेते हैं, हाँ। तो फिर ये Gm² तो है ही, और ये 3/2 और नीचे एक 3/2, तो एक 3/2 कैंसिल हो गया बच्चों, नीचे और एक 3/2 बचा, तो उसको मैं इधर ले लेता हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल्स टू 2/3f, ठीक है। नया फोर्स जो है वो कम हो गया, कितना कम हो गया 2/3 हो गया। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? तो इस तरह आप नया फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलिए अब पहले एक काम करते हैं, वेक्टर रिलेशन देख लेते हैं दोनों फोर्स का, कि क्या होता है दोनों फोर्स का वेक्टर रिलेशन। एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, इसका मास m1, सोचो इसका मास m2, ठीक है, और सोचो कि उनको हमने किस में रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, xy, ठीक है। अभी इसका जो कोऑर्डिनेट सॉरी पोजीशन वेक्टर वो जो है वो है r1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 बार। आई वांट फोर्स ऑन 1/2, so that is nothing but Gm1 m2 अपॉन r²। वो तो हमें पता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, F12 फोर्स ऑन 1/2, 1 पे फोर्स लग रहा है और 2 लगा रहा है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है
ये है R12 और इसको फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, इसी डायरेक्शन में तो लग रहा है। तो ये डायरेक्शन को कैसे हम डिनोट करें, तो डिनोट करेंगे R12 कैप। चलो आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक बंदा चला इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितना 5 मीटर, तो मुझे पता लगाना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में कितना चला। तो मैं आर बार इज इक्वल्स टू 5 और फिर मैं आई कैप ऐसा लिख दूंगा। तो आई कैप का मतलब कि 5 चला और कौन सी डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में, और जो कि हमें पता है एक्स है। सो यू कैन से लाइक दिस दैट फोर्स इज एक्टिंग ओके ऑन द m1 बट इन विच डायरेक्शन, r12 बार, R12 कैप। R12 कैप है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 ही होगा R12 कैप का। ठीक है। हाँ अभी देखिए करते हैं सॉल्व, करते हैं G m1 m2। अब ये R जो है ना ये भी 1 2 ही है। R12 कैप का मतलब क्या है, वेक्टर पढ़ा है तो आएगा R12 अपॉन मोड R12। सो व्हाट इज द आंसर, G m1 m2 अपॉन मोड R12 क्यूब इंटू R12 बार। अब ये R12 है पूरा, ये जो पूरा है ना वो R1, इतना R12 कैप था मैंने इसे दिखाया था, लेकिन ये पूरा है वो R12 बार है। देखना अच्छी तरीके से बच्चों, ये क्या था R1 बार, ये क्या था R12 बार, और ये क्या था R2 बार। तो आप क्या बोल सकते हो, R1 बार प्लस R12 बार इज इक्वल्स टू R2 बार, क्या ऐसा बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ R12 बार, R12 बार इज नथिंग बट R2 बार माइनस R1 बार। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना G m1 m2 अपॉन मोड R12 क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार। तो वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। अभी देखो ये तो क्या था, फोर्स ऑन 1/2। व्हाट इज दिस, ये क्या है, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, लेकिन अगर हमें फोर्स ऑन 2/1 ऐसा फाइंड करना है तो फोर्स ऑन 2/1, तो वो हो गया बच्चों F2 है, एंड F21 बार it is written as the G m1 m2 upon R21 okay square into R21 cap. Now where is R21? It is from 2 to 1. See, I'll draw it with a red pen. Okay, see, this is a R21 cap. ये क्या है बच्चों, R21 कैप है। ओके चलिए, तो तो क्या, तो ये G m1 m2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 बार। ठीक है, अभी देखिए ये क्या था R1 बार, ये क्या था R2 बार, और अब ये क्या है R21 बार। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल लो आपको पता है ना क्या, दैट R2 बार प्लस R21 बार इज इक्वल्स टू R1 बार। अच्छी तरीके से देखिए, पहले क्या था ऐसा, तो हमने ऐसा कर दिया, एरो किधर था, यहाँ पर था एरो, तो ये प्लस ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको चलना है। तो इन द सेम सेंस यहाँ पर हम साइक्लिक ऑर्डर में ही चले, तो पहले R2 आया बाद में R21, देखो यहाँ पर सामने मिल रहे। सो यू कैन से व्हाट R21 बार इज, R21 bar is what? R1 bar minus R2 bar. Can we say like this? R21 bar is what? R1 bar minus R2 bar. उसमें क्या था? R2 bar minus R1 bar. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? G m1 m2 upon R21 cube into R2 bar minus R1 bar. ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले या यहाँ से यहाँ तक का, दोनों तो सेम ही है,
कहने का मतलब क्या है, मोड ऑफ R21 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ R12 इज इक्वल्स टू R, वो तो सेम ही है। बट अगर हम डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या कि भाई R1 बार माइनस R2 बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R2 बार माइनस R1 बार, क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ, तो देखिए मैं ऊपर का जो ये फोर्स है F21 बार, उसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, GM1 M2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब। एम आई राइट? देखो यहाँ पर 21 लिखा है, फिर भी मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल एंड हियर आई एम राइटिंग माइनस ऑफ R2 बार माइनस R1 बार, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। सो लेट्स मल्टीप्लाई माइनस हियर, सो माइनस GM1 M2 R12 क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार। अभी बच्चों ये R2 बार माइनस R1 बार वाला ऊपर का एक फॉर्मूला देखो ना, ये वाला, ये वैसा ही लग रहा है, और अकेला सिर्फ माइनस साइन ही है इसमें एक्स्ट्रा। सो व्हाट यू कैन से, F21 bar is equals to minus F12 bar. So here we proved that these forces are opposite in nature. But if you take magnitude, then no problem. F12 bar is equals to F12 bar. तो इससे हम बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसी हम बोल सकते हैं कि उसकी अचीवमेंट है, that न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's law of gravitation follows Newton's third law of motion। देखिए, मतलब कि आपको ऐसा प्रूव करने को बोला जाए तो आप कर सकते हो। हाँ, कि न्यूटन का लॉ उनका थर्ड लॉ भी क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। व्हाट इज थर्ड लॉ? दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास, okay, sorry, not force acting, not is gravitation law between two mass is attractive force and all that, okay. And what is third law? That one force is acting in the exactly opposite direction to the other force at the same time, और ये हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, देखो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। कि एक है जिसका मास है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम अच्छा लगता है। दूसरे का मास है 20 किलोग्राम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो फोर्स फाइंड कीजिए। ओके, क्या फाइंड कीजिए? फोर्स। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी G, 10, 20, and what is the distance? 2, so 4, and 4 5 ja, so what is the answer? 50 G न्यूटन। ये गीगा नहीं है हाँ बच्चों, ये जी किसका है? एक्सेलरेशन, सॉरी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या सिली सम करवाया? हाँ बच्चों, मुझे सब कुछ सिली ही आता है, दूसरा कुछ तो आता नहीं। अब यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, 20 किलोग्राम रख दिए, लेकिन यहाँ पर फिर से मैंने 10 किलोग्राम रखा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। नाउ इफ इट इज आस्क्ड दैट फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 10 and 20, then what will be your answer? Will it be F is equal to 50 G Newton? Then your answer, then it is yes। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे मास के आने से चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट में यहाँ सिली करके प्रूव करना चाहता था। क्या? दैट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, force between two objects does not change because of थर्ड ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज नहीं होगा। अच्छा, तीन ऑब्जेक्ट आ ही गए हैं, तो हम एक लॉ लिख लेते हैं, और वो है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो सुपरपोजिशन का मतलब होता है एडिशन, क्या? एडिशन। अच्छा, जब भी आप सुपरपोजिशन देखो ना, आप डायरेक्टली दिमाग में ऐसा सोच लो कि ये एडिशन है। जब भी आप सुपरपोजिशन देखो तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? ये एडिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एडिशन की। ठीक है, एडिशन ऑफ द टू, यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। फॉर अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन मास, फॉर अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन मास, सॉरी बच्चों, वन नहीं, टू, टू से ज्यादा, मोर देन टू masses। ओके, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज वेक्टर सम। कैसा सम बच्चों? वेक्टर सम। व्हाई? बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर सम ऑफ फोर्स exerted by, vector sum of force exerted by other objects। ओके, जो भी फोर्स लग रहा है उनका क्या करना है बच्चों? वेक्टर सम करना है। ठीक है, ये भूलना नहीं, क्या करना है बच्चों? वेक्टर सम। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सोचो कि थर्ड पे टू वाला फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। थर्ड पे फर्स्ट वाला भी फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। थर्ड पे फिफ्थ वाला भी फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। थर्ड पे फोर्थ वाला भी फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 5, this is force on 3 due to force. So what is the net force on the 3? It is nothing but addition, vector addition. Force on 3 due to 2, force on 3 due to 4, force on 3 due to 5, okay, and force on 3 due to 1। समझ में आया? वेक्टर एडिशन का मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, अगर अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, या कोई एंगल में है तो किसी दो फोर्स को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकालो, और वो फोर्स और ये अगर कोई एंगल में है तो उन दोनों का पहले रिजल्टेंट फाइंड करो, फिर ये दोनों कुछ एंगल में है तो उसका रिजल्टेंट करके कुछ फाइंड करो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो एक एग्जांपल देखो कैसे रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है, आपको थोड़ा सा शायद आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखना बच्चों अच्छी तरीके से कि ये ट्रायंगल है बच्चों, इसको ट्रायंगल एक मानो। यहाँ पर है मास m, ठीक है, यहाँ पर भी मास m है और यहाँ पर भी मास m है। ये डिस्टेंस क्या है? एक। ओके, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एंड थ्री मास आर प्लेस्ड ऑन देयर कॉर्नर। इसका मास अभी इग्नोर करो, किसका? साइड का मास। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या? ये एग्जांपल है, लिख लो। फाइंड फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट ए। इस पे फोर्स फाइंड करना है। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे? तो ए पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? बी पे रखा हुआ मास फोर्स लगा रहा है एफ, और ये भी फोर्स लगा रहा है एफ। एक बात सुनो, ए पर और बी पर जो मास रखा है वो दोनों सेम है, एम एम। ओके, डिस्टेंस क्या है? ए, तो बी वाला ए पर फोर्स लगाएगा एफ। अभी सी का और ए का देखो, तो सी पर जो मास रखा है और ए पर जो मास रखा है दोनों सेम है, एम एम। हाँ, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस सही है? ए, इसके बीच का भी डिस्टेंस ए है, तो मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होंगे।
Okay, and it is equilateral triangle. That's why what is the value 60 डिग्री और वैल्यू ऑफ एंगल। तो देखो मैं यहाँ पर अगर फिर से ड्रॉ करूँ दो फोर्सेस, एक फोर्स एफ इधर और एक फोर्स एफ इधर। कैसे ऐड करना है बच्चों? वेक्टोरियली। ये 60 तो वेक्टोरियली कैसे ऐड करते हैं? एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स इंटू सेकंड फोर्स इंटू cos angle between them. What is the cos? 60. What is angle? 60 degree. That's why. Okay. Now under root f square plus cos 61 by 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया तो f square तो ये हो गया 3f square अंडर रूट ऑफ 3f square. So what is the answer? अंडर रूट 3f. अभी f पहले निकालो. एक f g m स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. Therefore, what is the force? Force is the रूट 3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. अगर आपको पूछा है कि भैया उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा. कितना? एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास. सबका मास तो एम ही है तो इसको मास से अगर डिवाइड करते हो तो रूट 3 जी एम अपॉन ए स्क्वायर आएगा. समझ में आएगा? आया क्या अच्छी तरीके से? तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे फाइंड करते हैं. अगर देखो स्क्वायर में रखा हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और चार मास ऐसे रखे हुए हैं तो कैसे फाइंड करना? मैं आपको सिर्फ मेथड बोलता हूँ, आपको ही करना है. ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और सोचो कि ये ए बी सी डी. ओके. अभी ए पर आपको फाइंड करना है कि भैया फोर्स ऑन ए कितना है. फोर्स ऑन ए, हाउ यू विल फाइंड? सी केयरफुली. ये ब्लू नहीं हुआ, हो गया, पहले नहीं हुआ था. ओके. तो ए पर कौन फोर्स लगा रहा है? बी. कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ये फोर्स कितना होगा? एफ. ए पर कौन फोर्स लगा रहा है? डी. डी पर रखा हुआ मास. ये फिर फोर्स कितना होगा? एफ. ए पर कौन लगा रहा है? सी पर रखा हुआ मास. लेकिन ये एफ नहीं होगा बच्चों, ये कितना होगा? तो सोचो पहले जो ये एफ हमने पहले जो डिसाइड किया था बिटवीन ए एंड बी वो कितना था? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. अभी फोर्स बिटवीन ए एंड सी अगर आपको फाइंड करना है तो जी एम स्क्वायर अपॉन, अब ये एसी का होल स्क्वायर. अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो एसी का स्क्वायर मतलब कि आप देखो ऐसा आप राइट एंगल ट्राइंगल बन पाए पाता है आपसे. हाँ, ये ए भी है, ये ए भी है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर. ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो, वरना तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2a. पर हमें तो स्क्वायर ही चाहिए, सो डायरेक्टली आई विल राइट 2a स्क्वायर. अभी देखो हमने जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ लिया है तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं? एफ बाई 2. तो ये हो गया एफ बाई 2. ठीक है. तो अभी हमारे पास बच्चों कितने फोर्स है? 3 फोर्स है. कितने फोर्स है? 3. तो 3 फोर्स को ऐसे अंडर रूट की मेथड से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. याद रखो 3 फोर्स को कैसे सॉल्व करना है, मैं मेथड बोलता हूँ. एक फोर्स ए, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये. क्यों ये छोटा किया? बिकॉज इट इज एफ बाई 2. तो पहले ये जो परपेंडिकुलर वाले हैं ना उसको सॉल्व कर दो. तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा परपेंडिकुलर वाले ये जो है दोनों, उसको अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों उसका रिजल्टेंट यहाँ पर ही आएगा. और आप याद रखो वो रिजल्टेंट रूट 2f ही होगा. कितना होगा? रूट 2f. सो नाउ वी हैव अ टू फोर्स. Yes, one is the root 2f and another is the f by 2. Therefore, what is the resultant? Resultant is f by 2 plus root 2f. अच्छा, मैं आपको देने वाला था, मैंने सॉल्व कर लिया. So, f into 1 by 2 plus root 2. Now, what is f? gm square upon a square and 1 plus 2 root 2 by 2. बोल सकते हैं हमेशा. हाँ, ऐसे फोर्स आ सकता है. ठीक है. देखो एक कंटिन्यूअस मास का भी कर लेते हैं.
कंटिन्यूअस मास का कहने का मतलब क्या है? देखो ये रोड है, देखो अगर आपको ग्रेविटेशन आ रहा है देन आपको इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा थोड़ा सा। ये मास m है और इसका मास m है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है l और इनके बीच का डिस्टेंस ये a। आपको फाइंड करना है फोर्स। आप प्लीज बिल्कुल ऐसा मत करना G m अपॉन ये m और ये l, तो a प्लस l/2 इतना डिस्टेंस आ गया उसका स्क्वायर। ये गलत है। क्या है ये? गलत। ऐसे कभी नहीं आता, ऐसे नहीं है। हाँ एक बात और है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है इनकी डायमेंशन से तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, बट हियर यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो अभी तो आपको सिर्फ ये करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कैसे करना है, देखिए हियर वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। व्हाट यू हैव टू यूज? इंटीग्रेशन। कैसे? एक छोटा सा मास कंसीडर करो, यहां से कितनी दूरी पे x, और इसका मास कितना होना चाहिए dm, और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए dx। ठीक है, क्या कंसीडर करना है? कंसीडर अ स्मॉल मास dm एट डिस्टेंस x फ्रॉम m। कितना मास कंसीडर करो? dm। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है? G m अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वो स्मॉल फोर्स होगा। कैसा होगा? स्मॉल फोर्स। अभी dm कैसे फाइंड करें? पूरी जो लेंथ है l, l के लिए मास कितना? m। तो इसकी लेंथ तो dx है, थोड़ी सी ही लेंथ, तो dx लेंथ के लिए मास कितना? dm। therefore what you can say, dm is equals to m dx upon l। प्रोपोर्शनलिटी मेथड बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी मेथड। ठीक है, ओके चलिए ये लास्ट है बच्चों, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है, therefore टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इंटीग्रेशन df। ओके कोई बात नहीं, चलिए इंटीग्रेशन df अगर हमें करना है तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? तो यहाँ पर पहले तो मैं m एक्स स्क्वायर dm का क्या होगा? m dx अपॉन l। ठीक है, ओके। अभी g छोटा m बड़ा m अपॉन l बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x की वैल्यू a से लेके l प्लस a, खुद ही सोचिए, खुद ही सोचिए। मिनिमम डिस्टेंस कितना, मैक्सिमम कितना? G m अपॉन l, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? -1 अपॉन एक्स। कैसे? इंटीग्रेशन x रेज टू -2 dx, x रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो x रेज टू -1 अपॉन -1, तो ये हो गया -1 अपॉन x। ओके, पहला a और दूसरा l प्लस a। ठीक है, अब जब नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे? पहले हम लिख देंगे 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन l प्लस a। नेगेटिव साइन हो तो पहले लोअर लिमिट प्लेस करो, बाद में अपर लिमिट, वरना इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पहले अपर लिमिट ही प्लेस करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा करो, या तो ऐसा काम करो कि नेगेटिव को हटा के अपर को लोअर बना दो और लोअर को अपर। लिमिट। हाँ, अब क्या सोच रहे थे? यहाँ पर अब l प्लस ए माइनस ए इंटू एल प्लस ए। ठीक है, बहुत बढ़िया सम हो गया ये कट। सो व्हाट आंसर वी गॉट? G m अपॉन एल, और यहाँ पर एल अपॉन ए इंटू एल प्लस ए, तो ये कट हो गया। सो व्हाट आंसर वी गेट स्टूडेंट्स? बोलो 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 बोलो, क्या आंसर आएगा? ये हिल नहीं रहा है। ओके, therefore f is equals to G m upon a into l plus a।
ठीक है। नाउ इफ इट इज आस्क व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, तो फोर्स अपॉन ये स्मॉल एम जाने दो, तो आंसर आएगा जी एम अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। ये छोटे वाले मास का एक्सेलरेशन होगा। बड़े वाले मास का एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो बड़े वाले मास को फोर्स से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला मास है वो फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, जी एम अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। छोटा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, बड़ा है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। एक दूसरी बात, ये रोड है और यहाँ पर ये पार्टिकल है, और ये जो है ये डिस्टेंस है ए, और ये क्या है एल। ओके, और सोचो दैट एल बहुत बड़ा है किससे, ए से। तो सॉरी सॉरी ये गलत कर दिया, एल ए से बहुत बड़ा नहीं है, ए बहुत बड़ा है, या तो एल बहुत छोटा है किससे, ए से। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं दैट एल प्लस ए नियरली इक्वल टू ए। 10 लाख में 1 रुपया ऐड करके दिखाओ कितना आएगा। अरे बच्चों नियरली 10 लाख आएगा यार, क्या कहते हो। तो जी एम एम अपॉन ए इंटू ए, क्या आंसर है, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। आ गया क्या? हाँ ठीक है। ओके कोई बात नहीं, चलिए तो इस तरह के सम सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट एक्सपर्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।